मुझे लगता है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए। बस एक अनुरोध सरकार से होगा। बहुत हद तक दोनों समाजों के बीच का अंतर घटा है, लेकिन दोनों समानांतर स्तर पे आ गया है, ये मैं नहीं मानता और आप भी नहीं मानेंगे। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे दलितों के साथ, शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ अभी भी भेदभाव बहुत जगह होता है। उसमें आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, आरक्षण सामाजिक आधार पर। सामाजिक स्तर पर जो फासला है दलितों और अग्रणी जातियों के बीच, वो थोड़ा कम हुआ है। तो अब गरीबों और अमीरों के बीच का फासला भी कम करने की हमें जरूरत है। विपक्ष बोल रहा है कि भाई अग्निपथ आप हटाइए, तो एक समीक्षा होगी कि भाई कहाँ गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, तभी तो हम हटाएंगे या कुछ भी करेंगे। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म नहीं था। संविधान का जो मूल भाव है वो कोई माइका लाल उसको बदल नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार। अभी आप देख रहे हैं केबी न्यूज नेटवर्क। जी हां, आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो है बेगूसराय के वो चेहरा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। बेगूसराय के स्वर्गीय डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह जी के पौत्र मनीष जी हैं। सबसे पहले मनीष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत जी। क्या कहेंगे सर? आज मेरा मुद्दा है आपके साथ आरक्षण। जी, आरक्षण को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आरक्षण की परिकल्पना संविधान बनाने के वक्त हुई। बहुत वाद विवाद हुआ आरक्षण के विषय पे संविधान सभा में, और इस नतीजे पे पहुंचा संविधान सभा के सदस्यों ने कि देश की का एक बड़ा वर्ग है जो आर्थिक रूप से तो पिछड़ा है ही, सामाजिक रूप से भी पिछड़ा है। और ये हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं कि जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, SC ST हैं, OBC हैं, उनके साथ गांव में, शहरों में भेदभाव होता है। और उनको जो अग्नि पंक्तियों की जातियां हैं, चाहे ब्राह्मण हो, भूमियार हो, कायस्थ हो, राजपूत हो, उनके स्तर की इज्जत समाज में नहीं मिलती। जब आप देखेंगे कि जब पूरे गांव के लोग एक तरफ एक साथ इकट्ठा होते थे पहले, तो अग्नि जातियों के लोग ऊपर बैठते थे और जो अनुसूचित समाज के जाति होती थी, दलित समाज के लोग होते थे, वो नीचे फर्श पे बैठते थे। तो समाज में जो ये अंतर थी, उस अंतर को पाटने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और ये प्रावधान डाला गया कि भाई 10 से 20 साल तक हम ये आरक्षण लागू करते हैं और हम देखते हैं कि स्थिति में सुधार हुआ है कि नहीं। अगर हमारे मन लायक सुधार हो गया है, समाज में दलितों का भी अगर वही स्थान हो गया जो अग्रणी जातियों का है, तो फिर हम इस व्यवस्था को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत हद तक दोनों समाजों के बीच का अंतर घटा है, लेकिन दोनों समानांतर स्तर पे आ गया है, ये मैं नहीं मानता और आप भी नहीं मानेंगे। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे दलितों के साथ, हमारे वंचित समाज के साथ, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ अभी भी भेदभाव बहुत जगह होता है। मंदिरों में कम हो गया है भेदभाव होना, लेकिन अन्य जगहों पे होता है। तो इस भेदभाव को पाटने में और भी समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए। बस एक अनुरोध सरकार से होगा कि मेरा मानना है कि अब धीरे धीरे, चूंकि सभी जातियों को एक सम्मान समान स्तर पर मिलने लगा है, तो अब आरक्षण को जाति आधारित नहीं, आर्थिक आधारित करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपसे प्रश्न लेना चाह रहा था कि जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है कि हर एक जाति और धर्म में जो है आरक्षण लेने वाले व्यक्ति हैं, जी चाहे वो निचले जी आरक्षण लेने वाले जाति हों, चाहे उच्च जाति के हों। तो जिस प्रकार से अभी देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पे हैं जिन्हें आरक्षण नहीं लेना चाहिए, उन्हें भी आरक्षण मिल रहा है। तो क्या सरकार को नहीं लग रहा है इस पे काम होना चाहिए? जिस प्रकार से जनगणना पॉपुलेशन को लेकर किया जाता है, तो आरक्षण किनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस पे सरकार का। देखिए, हमारी संविधान में जो व्यवस्था है उसमें आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, आरक्षण सामाजिक आधार पर है। तो ये व्यवस्था अभी बदली नहीं है, लेकिन प्रयास सरकार का होना चाहिए कि जो वंचित समाज, जो अग्रणी जातियों में भी है, जो बहुत गरीब है,
और जिनकी बहुत ऐसे अगली जातियों में भी बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको खाने के लिए भी परेशानी होती है। तो इसकी व्यवस्था सभी सरकारों को करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको आप तहस नहस कर दीजिए, वो व्यवस्था बनी रहे। लेकिन जो अगरी समाज की जातियां जो जिनको गरीबी के कारण वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, उनको उनका खान पान ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनके बच्चे ठीक से कपड़ा नहीं पहन पा रहे, उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी सरकार का दाद देना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसी व्यवस्था संविधान में संशोधन करके लाया कि अगरी जातियों के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए 10% का आरक्षण किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब समाज धीरे धीरे जाति जाति और धर्म से इतर होकर अब गरीबों और अमीरों में बढ़ती जा रही है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और गरीबों और अमीरों के बीच का जो फासला है, जो पहले हमने बात की थी, सामाजिक स्तर पर जो फासला है दलितों और अगरी जातियों के बीच, वो थोड़ा कम हुआ है। तो अब गरीबों और अमीरों के बीच का फासला भी कम करने की हमें जरूरत है, इसलिए उस दिशा में कदम हो रहे हैं और लिए भी गए। शिक्षा में आरक्षण को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, शिक्षा में जिस तरह नौकरियों में आरक्षण की जरूरत है सामाजिक स्तर पर सबको समान स्तर पर लाने की, उसी तरह शिक्षा में भी आरक्षण की जरूरत है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं की जरूरी है, सबको तो मिलिए गए, ये बात सच नहीं है। बहुत ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं साकेत जी, जहाँ पे गांव के बड़े लोगों के अगली जातियों के बच्चे तो बेंच पे बैठते हैं, लेकिन दलित जाति के बच्चे बोरा लेके नीचे बैठते हैं। तो ये विषमता है, इस विषमता को भी पाटने की जरूरत है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो मेट्रिकुलेशन के बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में दलितों के बच्चों को, पिछड़ी जातियों के बच्चों को उस तरह से प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। तो उनको एक थोड़ा पुश देना, उनको एक सहारा देना कि आप भी आगे बढ़िए, वो जरूरी है। और वो आरक्षण के माध्यम से ही होगा। हम उनको थोड़ा सहारा देंगे कि आप भी आगे बढ़िए, ताकि समाज एक समानांतर स्तर पे आ सके। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है, भले हम लोग बहुत लोग आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि आरक्षण के कारण अगर निचली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, इनको फायदा अगर शैक्षणिक तौर पे हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक ऐसा समाज बन रहा है जो समानांतर स्तर पे है, सब पढ़े लिखे हैं। तो उस समाज में विषमता कम होगी, उस समाज में द्वेष कम होगा, क्योंकि सब एक स्तर पे है। अब आप सोचिए ऐसा समाज का निर्माण हो जो अगरी जातियों के सभी लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन पिछड़ी जाति के सभी लोग अनपढ़, तो उस समाज में कितनी विषमता होगी, कितनी कटुता होगी। तो इसी कटुता को पाटने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और फिलहाल तो उस आरक्षण की बहुत जरूरत है, ताकि इस सामाजिक विषमता को हम लोग पाट पाए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भारत देश को एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। तब से देखा जाए तो संविधान को लेकर जो है बहुत कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान बदलने को लेकर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से जो जनता के बीच भ्रमित किया जाता था और मुद्दा फैलाया गया, वो तो नुकसान एनडीए को भुगतना ही पड़ा। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि विधानसभा जो आगे चुनाव आने वाली, क्या उसमें भी कुछ देखिए, हानियां हो सकती? वो प्रयास तो होगा, क्योंकि मुझे याद है पहली बार ये प्रयास 2015 के विधानसभा चुनाव में सरसंघचालक मोहन भागवत जी का एक बयान आया था, इन्होंने इसकी रिव्यू करने की बात कही। जैसे मैंने कहा कि आर्थिक रूप से भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसी तरह की उन्होंने बात की कि भाई जो व्यवस्था है रिजर्वेशन की, आरक्षण की, उसका रिव्यू होना चाहिए कि क्या ये रिव्यू मतलब क्या, समीक्षा होनी चाहिए। जैसे अभी लोग विपक्ष बोल रहा है कि भाई अग्निपथ आप हटाइए, तो एक समीक्षा होगी कि भाई कहाँ गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी, तभी तो हम हटाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो एक समीक्षा होनी चाहिए, उन्होंने बात की थी। उस बात को लालू जी ने, नीतीश भी उस समय उनके साथ थे, उन्होंने पकड़ा और उसका प्रचार गांव-गांव तक किया, और उसका नुकसान हुआ हमें, उनकी सरकार बनी। वही बात इस बार भी हुई, चूंकि और इस बात को प्रबलता और इस बात को मिली तब जब हमने कहा कि भाई हम 400 पार चाहते हैं।
तो लोगों के मन में आया भाई सरकार तो 272 पे बन रही है, इनको 400 क्यों चाहिए? और विपक्ष के नेताओं ने उनको कहा कि भाई ये संविधान बदल रहे हैं, तो 2 और 2 को उन्होंने मिला लिया और कहा कि भाई इसलिए इनको 400 प्लस चाहिए जी कि सरकार ये बदलना चाहते, ये आरक्षण की व्यवस्था बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो लोगों को दिग्भ्रमित किया गया और गलत है। इस तरह के भ्रम फैलाने पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव में उस पर बहुत असर पड़ा। उत्तर प्रदेश में खासकर, विधानसभा में क्या देखने को मिला? उत्तर प्रदेश में खासकर दलितों का बड़ा वर्ग जो मायावती जी का लॉयल वोटर सब शिफ्ट होके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चला गया। देखिए प्रयास तो फिर होगा, प्रयास विधानसभा चुनाव में फिर होगा कि भारतीय जनता पार्टी को, जदयू को बदनाम किया जाए कि भाई आप संविधान बदलेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि संविधान एक ऐसी चीज नहीं है जिसपे ताला लगा दिया भीमराव अम्बेडकर ने कि भाई ये मैंने लिख दिया, अब यही भीमबान हो गया, अब कभी इसमें परिवर्तन। उसी संविधान में उसके संशोधन की भी का भी प्रावधान है और ये 120 बार हो चुका है, उसमें से 20 बार एनडीए की सरकार ने संशोधन किया है और 100 बार कांग्रेस की सरकार ने संशोधन किया है। और इसी पिछले 10 साल में हमने 8 बार उसका संशोधन किया और वो भी विपक्ष के सहयोग से। विपक्ष ने उसके लिए वोट किया, चाहे वो 370 हटाने के लिए, चाहे जुडिशरी के मामलों में जो नया कानून बन रहा था उसके मामले में, ऐसे कई चीजों पे हमने संविधान में संशोधन किया जो विपक्ष के मदद से किया संविधान में संशोधन। तो संविधान एक जीवंत चीज है, उसमें बदलाव हमारे शरीर में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं थोड़ा बहुत बदलाव आते रहता है। कभी ज्यादा खा लेते हैं तो निकल जाता है पेट, बिल्कुल ज्यादा बड़े हो गए थोड़ा बाल पक गया। इसी तरह संविधान भी एक जीवंत किताब है, उसमें समय समय पर थोड़े बहुत बदलाव आते रहेंगे, वो उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये कहना कि संविधान को ही खत्म कर देंगे, बिल्कुल संविधान का जो मूल भाव है, संविधान में यही प्रावधान है कि उसके मूल भाव को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। सिर्फ एक आदमी ने परिवर्तित किया मूल भाव को, उसके प्रियम्बल को सिर्फ एक आदमी ने बदला और वो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। जब इमरजेंसी लाया तो उसके प्रियम्बल में सेकुलर, सोशलिज्म ये सब इंक्लूड किया। आपको पता होना चाहिए कि संविधान के प्रथम पृष्ठ पर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म नहीं था। जब देश के सभी विपक्ष के नेता अटल जी, आडवाणी जी सभी जेल में बंद थे, तब इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके इन शब्दों को उसमें इंक्लूड किया। तो ये होता है संविधान को बदलना। जो हम कर रहे हैं वो तो संशोधन मात्र है और वो नए नए जो हमारी पॉलिसी है, विपक्ष के समन्वय के साथ हमने संशोधन किया है। और संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की, किसी भी की सरकार रहे वो होगी ही, आगे भी होगी, वो किसी के भ्रम फैलाने से बदलेगा नहीं। लेकिन हाँ, संविधान का जो मूल भाव है वो कोई माई का लाल उसको बदल नहीं सकता। जिस प्रकार से 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाली है, एक तरफ आरक्षण वाले हैं एलजेपी पार्टी के अध्यक्ष अभी चिराग पासवान जी और एक साइड आरजेडी के तेजस्वी जी, तो क्या लग रहा है इन दोनों में से बिहार के भविष्य किनको आप? देखिए भविष्य तो सभी है, सभी युवा हैं, तेजस्वी जी भी इन युवा दोनों हैं। में भविष्य कौन? देखिए भविष्य दोनों है। अब राजनीति में भविष्य वक्ता बनना बहुत मुश्किल बात, कब क्या हो पता नहीं। कल हो सकता है तीसरा कोई नया आए युवा में और इन दोनों के ऊपर चढ़ जाए। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई युवा नेता बहुत आगे चला जाए, बहुत पॉपुलर हो जाए, तो पहले ही कह देना कि नहीं भाई यही होंगे। लेकिन हाँ, दोनों अच्छे युवा नेता हैं। चिराग पासवान जिस प्रकार से 5 के 5 सीट में लीड बिल्कुल, किए, ये बहुत उनको आप किस रूप में देख रहे हैं? उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी लोकप्रियता बिहार के युवाओं में बहुत ज़्यादा है और जिस तरह का उन्होंने मैंडेट हासिल किया इस चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी 5 सीट लूज की, जनता दल यूनाइटेड 4 सीट लूज किया, लेकिन उन्होंने एक भी सीट लूज नहीं किया। और मैं उनके कैंडिडेट सिलेक्शन को बहुत दाद देना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने युवा चेहरों को मार्केट में उतारा और लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, चाहे वो राजेश वर्मा खगड़िया में हो, चाहे शांभवी जी समस्तीपुर में हो।
तो ये अन्य दलों के लिए ये एक सीख है कि भाई आप अपने उम्मीदवारों का चयन ठीक से कीजिए। मुझे लगता है कि अगर हमारी पार्टी में भी या अन्य पार्टियों में भी अगर युवा उम्मीदवारों को आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा आकर्षक चेहरों को आगे बढ़ाया जाए, जिनमें वो क्षमता हो, वो ऊर्जा हो, वो जज्बा हो, तो हमारा परिणाम और बेहतर हो सकता था। तो ये हमारे लिए एक सीख है, हमारी पार्टी के लिए भी एक सीख है कि अगली बार जब हम चुनाव में जाएं तो कुछ इस तरह का हमारा कैंडिडेट का फ्लावर बेस हो जिसमें युवा चेहरे ज़्यादा हो। जी। तो ये थे मनीष जी, जो कि आप लोगों को मैं पहले भी बताया था कि बेगूसराय के स्वर्गीय डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह जी का जो है पौत्र हैं, और काफ़ी अच्छा लगा आज आरक्षण और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर मैंने चर्चा किया। काफ़ी अच्छा लगा मनीष जी आपसे मिलकर बातें करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे केवी न्यूज़ नेटवर्क को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।